अ, उस टास्क के बारे में पहले पूछ लेते हैं। व्हाट इज क्रिमिनल ट्रेजर? क्यों? व्हाट इज क्रिमिनल ट्रेजर? हेलो। जी। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, जो थोड़ा बहुत समझ में आ रही बात नहीं। क्या कह रही हैं? जो थोड़ा बहुत समझ आया वही बता रही हूँ सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये है क्रिमिनल ट्रिजन का मीन्स ये है कि जो अपने आप से अपराध करते हैं या अपने प्रोफेशन से जो डिसलॉयल है उसको हम्म क्रिमिनल ट्रिजन बोला गया है, क्योंकि डॉक्टर हम्म हेनी ने 52 अप्रैल में बोला है। हम्म उन्होंने बोला है कि जो मतलब पेशेंट के अकॉर्डिंग जो अपना ट्रीटमेंट करते हैं, जो अपने सिस्टम के साथ मतलब कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि ना तो वो होम्योपैथी कर पाते हैं ना एलोपैथी कर पाते हैं ठीक से, उन्हें ये पता ही नहीं होता या वो सोच नहीं पाते कि वो प्रैक्टिस मतलब कैसे कर रहे हैं। हम्म जैसे पेशेंट आया उसको जैसे पेशेंट आया तो वो एलोपैथी दे दी, अगर कोई क्रॉनिक केस आया तो होम्योपैथी से ट्रीट कर दिया, जैसे पेशेंट आया उस हिसाब से उन्होंने ट्रीटमेंट किया है। तो जी। मतलब ये मतलब बिल्कुल भी डिसलॉयल है। हम्म। शायद से कोई गलती कर दी है। जी, बहुत अच्छा। हाँ, और किसी ने प्रिपेयर किया है? और कोई जिसने प्रिपेयर किया हो? दीक्षा, भावेश, प्रीतम, सरिता। दिव्या, मनीषा, सूर्यांश। सर कल भी क्लास में बताया था तो इसीलिए आइडिया मुझे आ रहा है मैं जरूर अच्छा, करता हूँ। ठीक है। और कोई? देखिए, ऑर्गेनॉन एक ऐसा विषय है ना कि आप लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, मैं अभी यहाँ पे समझाऊंगा और जैसे भाप उड़ जाता है वैसे ही ये ऑर्गेनॉन भी दिमाग से उड़ जाएगा। कि इसके जो शब्द हैं वो बहुत ही कठिन है और इसके जो टर्मिनोलॉजीज इसके अंदर यूज किए गए हैं, इसमें कुछ लैटिन टर्म्स हैं, कुछ इतना डिफिकल्ट इंग्लिश है कि जो जिसको याद रख पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये टास्क आप लोगों को इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग इसको दोबारा पढ़ें, और मैं उसी चीज को टास्क देता हूँ जो मुझे लगता है कि वो आपको एकेडमिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक इन द सेंस आपको एग्जाम्स में, वाइवा में, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, कहीं पर भी ये सवाल आ सकते हैं। तो इसलिए मैं ये टास्क देता हूँ, तो आप लोग उसको प्रिपेयर किया करिए। भले एक बार जाके वापस से दोबारा पढ़ा करिए, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, कोई इतना कठिन नहीं है। जरा सा गूगल करेंगे ना तो आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। कल हम बात कर रहे थे क्रिमिनल ट्रेजन की, तो कल क्रिमिनल ट्रेजन के बारे में हमने बताया था, और उस क्रिमिनल ट्रेजन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्रिमिनल ट्रेजन वो होता है जब हम किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, जब हम कोई अपराध करते हैं। तो क्रिमिनल का मतलब हो गया आपराधिक, और ट्रेजन का मतलब होता है गद्दारी या विश्वासघात, कोई ऐसा इल्लीगल काम जिससे कि हम किसी को धोखा देते हैं। तो क्रिमिनल ट्रेजन ये शब्द इन्होंने उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया है, डॉक्टर हनीमन ने, पेशेंट को अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कभी एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो एक बार होम्योपैथिक दवाइयां प्रिस्क्राइब करेंगे होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स पर, और एक बार वो एलोपैथिक प्रिंसिपल्स पर प्रिस्क्राइब करेंगे। तो जिनका कोई ईमान धर्म नहीं होता, जिन जब वो इस तरीके की प्रैक्टिस करते सॉरी, जब वो इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं तो ना तो वो होम्योपैथी सही से कर पाते हैं,
और ना वो एलोपैथी सही से कर पाते हैं। तो होता क्या है कि वो अपने सिस्टम के साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं और जो पेशेंट है उसके साथ भी वो विश्वासघात कर रहे हैं और ये इल्लीगल है, ये आपराधिक है। हम जिस प्रोफ़ेशन में हैं यहाँ पर किसी पेशेंट की जो जान होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस उनकी जान के साथ अगर हम खिलवाड़ करते हैं, अगर हम अपनी उसके मन मुताबिक अगर हम काम करते हैं, वो एक कहावत है ना कि वैद्य वही दवा बताए जो पेशेंट को सुहाए, ऐसा कोई एक कहावत है। तो जो पेशेंट को चाहिए वो दवा ना सुनकर हमें वो करना चाहिए जो एक्चुअली राइट है, जो एक्चुअली उसके लिए बेहतर है। तो अगर हम होम्योपैथी ना प्रैक्टिस करके कोई और सिस्टम प्रैक्टिस करते हैं, तो हम ना तो होम्योपैथी सही से कर पाते हैं, ना एलोपैथी कर पाते हैं। तो जो लोग ये मिक्सोपैथी करते हैं, उनके लिए लोग ये अपराध कर रहे हैं और वो लोग अपने सिस्टम के साथ और अपने पेशेंट के साथ, दोनों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। क्रिमिनल ट्रेजन समझ में आया? आप लोग लिख पाओगे एग्ज़ाम में? यस सर, आगे। यस सर। ठीक है। हमने कल एफोरिज्म 50 तक किया था और एफोरिज्म 53 में हमने ये देखा था कि हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि होम्योपैथी ही एक ऐसा सिस्टम है जिसके सहारे से आप परमानेंट क्योर ला सकते हैं और होम्योपैथी एक स्ट्रेट सिस्टम है जिससे कि आप परमानेंट क्योर ला सकते हैं, जिससे कि आप उसको कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। जितने भी सिस्टम्स हैं, उन सभी सिस्टम्स में से यही एक ऐसा सिस्टम है, यही एक ऐसा मेथड है होम्योपैथी का मेथड जिसमें हमने सिमिलर्स को भी शरीर में मिलते हुए देखा, हमने डिसिमिलर्स मिलते हुए देखा। फिर डॉक्टर ने कई सारे एग्ज़ाम्पल्स बताए, जहाँ पर कैसे ऑपोजिट्स वाले डिज़ीज़ आपस में मिलते थे। कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स बताए जहाँ पर अ, सिमिलर डिज़ीज़ेज़ मिलते थे। फिर हमने उसके कॉम्प्लिकेशंस को भी जाना कि अगर अगर हम नेचर के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो क्या हो सकता है और अगर हम मेडिसिन्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं? कैसे मेडिसिन स्ट्रॉन्गर होता है नेचुरल डिज़ीज़ से, ये सब अभी तक हमने जाना है। और इन सब का निष्कर्ष यही निकलता है, इन सब का कंक्लूज़न यही निकलता है कि होम्योपैथिक जो मेथड है, वही एक सीधा सच्चा रास्ता है जिससे आप किसी को क्योर कर सकते हैं, जिससे कि आप किसी मरीज़ को वापस से हेल्दी स्टेट में ले आ सकते हैं। और इन्होंने इतना बढ़िया एग्ज़ाम्पल दिया है कि जैसे 2 बिंदुओं के बीच में एक सीधी लाइन खींची जा सकती है, बिल्कुल उतना ही सीधा और सिंपल रास्ता है क्योर का और वो है होम्योपैथी का। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम 54 में बढ़ रहे हैं। 54 में बढ़ने से पहले मैं लोगों को आज फिर एक टास्क देना चाहता हूँ और मैं देखता हूँ कि कल कौन-कौन करता है। है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है, इसको समझना। पहला है व्हाट इज़ प्राइमरी एक्शन, दूसरा है व्हाट इज़ सेकेंडरी एक्शन, तीसरा है व्हाट इज़ सेकेंडरी काउंटर एक्शन और चौथा है व्हाट इज़ सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। तो इसको आपको कल मुझे समझाना है कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है? याद रहेगा आप लोगों को? यस सर, यस मेरे को सर। तो अभी भी याद है। फोर्थ कल ही वाला कल सर अभी भी है सर भले फोर्थ। हाँ, ठीक है, पर कल हम बात करेंगे इस पे। यस सर। तो एफोरिज्म 54 में डॉक्टर हनीमैन लिखते हैं, द एलोपैथिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट utilized many things against diseases, but usually only improper ones, allows and ruled for ages in different forms called systems. एलोपैथी ने अलग-अलग तरीके के सिस्टम्स का इस्तेमाल किया, अलग-अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया, जिनका बेसिकली कोई रिलेशन नहीं है, जिनका बेसिकली कोई रिलेशन नहीं है और उसने कई सालों तक, दशकों तक उसने राज किया है मेडिकल साइंस पर। एवरी वन ऑफ दीज
every one of these following each other from time to time and differing greatly from the other, honored himself with the name of rational medicine. जो लोग इस सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, भले उन वो लोग एक सिस्टम नहीं, एक प्रिंसिपल पर नहीं थे, कोई कुछ प्रैक्टिस कर रहा था, कोई कुछ प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उन सब ने अपने आप को एक सम्मान दिया हुआ था। उन्होंने अपने आप को, वो अपने आप को क्या समझते थे कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत ही रैशनल है। They honored itself with the name of rational medicine. रैशनल का क्या मतलब होता है? रैशनल का मतलब होता है जो तर्क पर आधारित हो, जो लॉजिकल हो, जो किसी एक रीजन या सेंसिबल लॉजिक के ऊपर बेस किया गया हो। तो इन सब को, जो सब अलग-अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता था कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही रैशनल है। Every builder of such a system every builder of such a system cherished का मतलब होता है, चेरिस्ड का मतलब होता है कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा थॉट प्रोसेस जिसे संजो कर रखते हैं और हम हर बार उसके ऊपर विचार करते हैं, हम उसको सत्य मानते हैं। तो एवरी बिल्डर ऑफ सच अ सिस्टम, जिसने भी इस तरीके का सिस्टम बनाया, उसने क्या चेरिश किया, कैसे विचार उसने अपने मन में रखे? एवरी बिल्डर ऑफ सच अ सिस्टम cherished the haughty estimation of himself. उसने उसने ऐसे विचारों को बहुत ही अहंकार के साथ पकड़ कर रखा। Every builder of such a system cherished the haughty estimation of himself, that he was able to penetrate into the inner nature of life, of the healthy as well as of the sick, and clearly to recognize it, and accordingly gave the prescription which noxious matter should be banished from the sick man, and how to banish it in order to restore him to health. All this according to empty assumptions and arbitrary suppositions, without honestly questioning nature and listening without prejudice to the voice of the experience. क्या कह रहे हैं वो? ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने एलोपैथिक सिस्टम पर काम किया है, जो एक दूसरे से हमेशा डिफरेंट रहा है, जिसका डिजीज से भी कोई रिलेशन नहीं रहा है, और जो अलग-अलग लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके बीच में भी कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, यानी एक सिस्टम कोई फॉलो नहीं कर रहा है। वो लोग अपने आप को रैशनल मेडिसिन बोलते थे। उनको ऐसा लगता था कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही सेंसिबल है। उनको लगता था ये बहुत ही तर्कसंगत है, और उनका जो जो भी ये तरीका ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही ग्रेट आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड है। बहुत ही तर्क के ऊपर आधारित है वो, जो तर्कशील है। लेकिन होता हुआ क्या है? एवरी बिल्डर ऑफ सच अ सिस्टम, हर उस व्यक्ति ने जिसने इस तरीके का काम किया है, उन्होंने अपने अंदर एक अहंकार पाल के रखा कि वो नेचर जो व्यक्ति का जो नेचर है, उसके अंदर वो झाँक कर देख सकते हैं, जो हेल्दी है और जो बीमार है, उन लोगों के अंदर झाँक कर देख सकते हैं, और उसी के हिसाब से वो प्रिस्क्रिप्शंस तैयार कर सकते हैं। ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस जो नॉक्शियस हैं, बी बैनिश्ड फ्रॉम द सिक मैन, ताकि जो उसके शरीर के अंदर जो डिजीज है वो बैनिश हो जाए। बैनिश का मतलब होता है कंप्लीटली खत्म कर देना या उसको स्टॉप कर देना। तो वो लोग ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं दूसरों के अंदर झांक कर कि वो उस डिजीज को कंप्लीटली बैनिश कर दें फ्रॉम द सिक मैन, एंड हाउ टू बैनिश इट इन ऑर्डर टू रिस्टोर हिम टू हेल्थ, और कैसे उसको, और कौन-कौन से तरीके हैं जिससे कि वो उस सिस्टम उस डिजीज को रोक सकते हैं, वो सब कुछ उनको लगता था कि वो जानते हैं। ऑल दिस अकॉर्डिंग टू एम्प्टी assumptions। assumptions का मतलब क्या होता है? assumptions का मतलब होता है धारणा। ऐसी धारणाएँ जिनका कोई प्रमाण नहीं है, जिनका कोई प्रूफ नहीं है, बट हम उसको सच मानते हैं। तो और ये सब कुछ किसके आधार पर कर रहे थे वो लोग? अकॉर्डिंग टू एम्प्टी assumptions एंड आर्बिट्ररी सपोजिशंस। आर्बिट्ररी का मतलब होता है जिसका कोई तर्क नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। जिसका कोई लॉजिक नहीं है, ऐसी धारणाएँ वो बना रहे थे। ऐसे अप्रमाणित तथ्यों पर वो बात कर रहे थे।
अपना काम कर रहे थे। All this according to empty assumptions and arbitrary suppositions. बिना बिना नेचर से प्रश्न किए, बिना नेचर की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको देखे, बिना उनको समझे, without honest questioning nature and listening without prejudice to the voice of experience. एक्सपीरियंस को इन लोगों ने हमेशा दरकिनार किया और अपने दिमाग में उनको जो जो सही लगा बस वही वो प्रैक्टिस करने लगे। सब कुछ सिर्फ assumptions पर, सब कुछ सिर्फ लॉजिक पे, जिसका कोई जो एक्सपीरियंसेस पे सही नहीं उतर रहा था। नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए, स्लाइड नंबर 163। Slide number 163. Diseases were held to be conditions that reappeared pretty much in same manner. सबने ये सोच के रखा था कि डिजीजेस जो हैं ये ऐसे कंडीशंस हैं जो बार-बार एक ही तरीके से रिटर्न आते हैं और इसी वजह से most systems gave therefore name their imagined disease pictures. इसीलिए अलग-अलग डिजीजेस को एक नाम दे दिया गया है। डिजीज पिक्चर्स एंड क्लासिफाइड देम एवरी सिस्टम डिफरेंटली, सभी ने उसको अलग-अलग नाम दिया और इसीलिए आज हम देखते हैं कितनी सारे डिजीजेस हैं। To medicines were ascribed actions which were supposed to cure these abnormal conditions, और ऐसे मेडिसिन्स भी उसके सामने लिख दिए गए कि इस तरीके की इस नाम की बीमारी की ये वाली दवा है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि इतने सारे मटीरिया मेडिका हैं। Hence the numerous text books on मटीरिया मेडिका। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, इसके अंदर हम देखेंगे फुटनोट 54 एफोरिज्म 54 में, तो इसके अंदर 3 फुटनोट हमको मिलते हैं। पहला है फुट नंबर 60। तो फुटनोट नंबर 60, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। फुटनोट 60 में वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा रैशनल मेडिसिन के बारे में लिखा है। रैशनल मेडिसिन एज इफ in the establishment of a science based only on observation of nature and pure experiment and experience, idle speculation and scholastic vaporings could have a place. रैशनल मेडिसिन को देखो कैसे तीखे शब्दों में इन्होंने इस पे कटाक्ष किया है, इसको कितना बुरी तरीके से इसको बोला है। एज इफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ साइंस बेस्ड, जैसे कि क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्पेकुलेशंस कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ये लोग क्या कर रहे थे, सब अलग-अलग तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसको वो लोग लॉजिकल भी बोलते थे, वो लोग उसको रैशनल भी बोलते थे। एज इफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ साइंस, जैसे कि साइंस ऑब्जर्वेशन नहीं है, साइंस इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ साइंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर एंड प्योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस, आइडल स्पेकुलेशन। आइडल का मतलब होता है जो बेकार है, स्पेकुलेशंस का मतलब होता है आने लगाना, स्कॉलास्टिक का मतलब होता है स्कूल, स्कूली भाषा में जिसको हम कहते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें। वेपरिंग्स का मतलब होता है बोरिंग, कुड हैव। तो इस पूरे सेंटेंस मतलब होता है कि ये लोग रैशनल मेडिसिन खुद को ऐसे बोलते थे जैसे कि ये जो बेकार की बातें हैं, बेकार की अटकलें हैं, जो ये स्कूल की भाषा में बहुत बड़ी-बड़ी बातें और बड़ी-बड़ी डींगे हाँकते हैं, इनकी वजह से ये साइंस बन जाता है। ठीक है? ये फुटनोट समझा आपको? यस सर। दूसरा हमको मिलता है फुटनोट नंबर 61। फुटनोट नंबर 61 में वो कहते हैं
अप टू द मोस्ट रिसेंट टाइम्स, यानी अब तक, जब तक ये होम्योपैथी नहीं आई थी तब तक, up to the most recent times, what is curable in sickness was supposed to be material that had to be removed since no one could conceive of a dynamic effect. कोई भी डायनेमिक इफेक्ट के बारे में जान नहीं पाया था, कोई उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा था। इस वजह से लोगों को लगता था कि शरीर के अंदर कुछ ऐसा है जिसको अगर हम निकाल देंगे तो पेशेंट ठीक ठीक हो जाएगा या वो क्योर हो जाएगा। इसी वजह से वो लोग एमेटिक्स करवाते थे, इसी वजह से वो लोग वेनेसेक्शन करवाते थे, इसी वजह से सेटॉन्स करवाते थे, इसी वजह से वो लोग परगेटिव्स देते थे ताकि बॉडी से जो कुछ भी है बॉडी के अंदर वो निकल जाए, जबकि वो बहुत ही डेंजरस हो जाता था लाइफ के लिए। और थर्ड हमको फुटनोट मिलता है, फुटनोट नंबर 62, वो है टू फिल द मेजर्स ऑफ सेल्फ इन्फैचुएशन। अब ये लिखा है ना इन्होंने, hence the numerous textbooks on materia medica। अब ये materia medica क्यों आया है? To fill the measures of self infatuation to overflowing here were mixed constantly more, indeed many different medicines in so called prescriptions to be administered in frequent and large doses, and thereby the precious easily destroyed human life was endangered in the hands of these perverted ones, especially so with cetons, venesections, emetics, purgatives, plasters, fontanelles and cauterization। आप लोग अपने टास्क में ये भी जोड़ लीजिएगा, व्हाट इज अ सेटॉन। ये वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज अ सेटॉन, व्हाट इज वेनेसेक्शन एंड व्हाट इज कॉटराइजेशन। तो ये आप लोग पूछिए, आप लोग सर इसमें तैयार कर लैक्सेटिव भी लीजिएगा। तो आ सकते हैं। परगेटिव्स का मतलब ही लैक्सेटिव होता है। जी सर मालूम नहीं था। ये बताया था मैंने, एक लेक्चर के दौरान बताया था। परगेटिव्स का मतलब कोई ऐसा चीज दिया जाता है जिससे कि बहुत ज्यादा डायरिया हो जाता है। मैंने एमेटिक्स वो सुना होता होगा है जिससे, लेक्चर। हाँ, जिससे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग जिसको होती है। ठीक है, फिर हम चलते हैं फुटनोट एफोरिज्म नंबर 55 पर। Soon, however, Fontanelles क्या क्या हो गया, क्या हो गया? हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ सर, ये fontanelles का मतलब क्या है? ये तो टास्क है, नहीं, ये कहाँ ये भी बताया टास्क है। अच्छा, मैं इसको कल बता दूंगा, ठीक है, पर ये टास्क है आपको। सेटॉन्स, सेटॉन्स, कॉटराइजेशन, फॉन्टेनल्स, वेनेसेक्शन तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो उसको भी कर लीजिएगा। और परगेटिव्स तो मैंने बता दिया, प्लास्टर्स आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये सेटॉन, वेनेसेक्शन, फॉन्टेन, सेटॉन्स, वेनेसेक्शन, फॉन्टेनल्स और कॉटराइजेशन, ये चार आप लोग टास्क करिएगा। हार्डली एक एक लाइन का मीनिंग है उसका, लेकिन आप लोग उसको ढूंढिएगा। ढूंढने के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि जब आप खुद ढूंढते हैं, जब आप खुद उसका मीनिंग निकालते हैं, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। ये मैं एज ए टीचर भी बता रहा हूँ, और ये एक साइकोलॉजी का मेथड भी है, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज जाननी हो, कोई चीज आपको लंबे समय तक याद रखना हो, तो दो ही तरीका है, या तो आप उसको प्रैक्टिस, या तो आप उसको आंखों से देखिए, और दूसरा होता है आप उसको ढूंढिए, खुद ढूंढिए। तो जब आप खुद उसको, जैसे वो कहावत है ना, जब आप व्हेन यू बर्न योर ओन वुड, यू बर्न योर कैलोरीज ट्वाइस, ऐसा कुछ कहावत है। यानी जब आप पहले तो आपको लकड़ी काटनी है, फिर लकड़ी काटने के बाद उसको जलाना भी है, तो आप डबल काम करते हैं, तो आपका कैलोरी ज्यादा बर्न होता है। ऐसा कुछ एक कहावत है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद आ रहे। तो मैं इसलिए आप लोगों को टास्क देता हूँ, वरना बताने में क्या है, हार्डली 1 सेकंड या 2 सेकंड का वक्त लगेगा इसको बताने में। तो हम चलते हैं 55 पर। आप लोगों का टास्क को थोड़ा सा बीच में पॉज करके उसको वहीं पे रखेंगे, और फिर अब 55 पर आ जाते हैं। तो 55 में कहते हैं, soon however the public became convinced that the sufferings of the sick increased
and heightened with the introduction of every one of these systems and methods of cure if followed exactly. Slide number 165. तो कुछ ही समय में जो ये जनता थी, जो ये पेशेंट्स थे, ये भी कन्विंस हो गए, इनको भी पता लग गया था कि जो ये परेशान व्यक्ति है, जो ये सिक आदमी है, द सफरिंग्स ऑफ द सिक इंक्रीज्ड, उनकी जो सफरिंग्स हैं वो बढ़ गई, हाइटेंड हो गई with the introduction of every one of these systems and methods of cure if followed exactly. अगर उनका systems को अगर follow किया गया जैसा वो लोग करते हैं तो इससे पेशेंट की सर तकलीफें और बढ़ स्लाइड जाती नहीं हैं। दिख रही। स्लाइड 165, इसके नीचे वाली स्लाइड। Long ago, these allopathic physicians would have been left. Long ago, these allopathic physicians would have been left. इन एलोपैथिक फिजिशियंस को या इस तरीके के डॉक्टर्स को लोगों ने कब का पीछे छोड़ दिया होता, had it not been for the palliative relief obtained at times from empirically discovered remedies. अगर ये जो पैलिएटिव रिलीफ जो तुरंत मिल जाता था पेशेंट्स को, और वो क्यों मिलता था, क्योंकि ट्रेडिशनली जो रेमेडीज मालूम थे कि ये करने से ये हो जाएगा या इसको करने से कुछ देर के लिए रिलीफ मिल जाएगा, तो क्योंकि ये रिलीफ उनको तुरंत मिल जाता था इसलिए उनकी प्रैक्टिस टिकी रही। अदरवाइज अगर क्योर की बात करें या उनकी सफरिंग्स की बात करें तो ऐसे डॉक्टर्स को लोगों ने कब का पीछे छोड़ दिया होता। Long ago, these allopathic physicians would have been left had it not been for the palliative relief obtained at times from empirically discovered remedies, whose almost instantaneous, और ये जो palliative remedies थे वो कैसे थे, whose almost instantaneous मतलब very quickly, तुरंत, whose almost जो तुरंत flattering action देते थे, flattering यानी बहुत ही बड़ा चढ़ा करके एक्शन, अच्छा एक्शन दे देते थे, is apparent to the patient and this to some extent served to keep up their credit. और क्योंकि ये palliative results उनको मिल जाते थे तो उनका क्रेडिट या उनकी इज्जत बच जाती थी और इस वजह से लोगों ने उनको कभी भी उनका बहिष्कार नहीं किया, अदरवाइज इनको लोगों ने कब का छोड़ दिया होता। नेक्स्ट आते हैं 56 पर। एफोरिज्म डॉक्टर एनिमल लिखते हैं, बाय मीन्स ऑफ दिस पैलिएटिव, ये पैलिएटिव ट्रीटमेंट कौन सा है, एंटीपैथिक ट्रीटमेंट, एनांशियोपैथिक ट्रीटमेंट। बाय मीन्स ऑफ दिस पैलिएटिव यानी एंटीपैथिक और एनांशियोपैथिक मेथड इंट्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू गैलेंस टीचिंग कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारिस, यानी यहाँ पर वो एंटीपैथिक मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं और इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको गैलन ने डिस्कवर किया था। प्रिंसिपल क्या था, कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारिस। कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारिस यानी ऑपोजिट एक्शन रखने वाली जो वस्तुएं थी उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो बाय मीन्स ऑफ दिस पैलिएटिव, अब इसके अंदर वो अलग अलग उन्होंने एग्जांपल दिया इस एफोरिज्म के अंदर। बाय मीन्स ऑफ दिस पैलिएटिव एंटीपैथिक एनांशियोपैथिक मेथड introduced according to Galen's teaching contraria contraris for 17 centuries, the physicians hitherto could hope to win confidence while they deluded with almost instantaneous amelioration. For 17 centuries, the physician hitherto could hope to win confidence. वो लोगों का कॉन्फिडेंस तभी जीत पाते थे क्योंकि वो पैलिएटिव रिजल्ट मिल जाता था। While they deluded with almost instantaneous amelioration. Deluded का मतलब क्या होता है, deluded का मतलब होता है किसी को भ्रम में रखना, किसी को भ्रमित करना, ठीक है। तो ये लोग पैलिएटिव रिजल्ट्स देकर लोगों को भी भ्रम में रखते थे और खुद भी भ्रमित रहते थे कि हम इसको ओवरकम कर लेंगे। बट हाउ फंडामेंटली अनहेल्पफुल। सर हितेरटो का मतलब क्या है?
hitherto का मतलब thereafter, मतलब उसकी Yes, वजह sir. से। जी सर। बट हाउ फंडामेंटली अनहेल्पफुल, लेकिन अगर मूलभूत तरीके से देखा जाए तो ये कितना अनहेल्पफुल था, यानी ये हेल्पफुल नहीं था। एंड हर्टफुल दिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज इन डिजीजेस नॉट रनिंग टू अ रैपिड कोर्स। तो जो क्रॉनिक डिजीज है, नॉट रनिंग इन रैपिड कोर्स मतलब ऐसी डिजीज जो क्रॉनिक हैं, जो स्लो हैं, ग्रेजुअल हैं। बट हाउ फंडामेंटली अनहेल्पफुल एंड हर्टफुल दिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज, we shall see in what follows. It is certainly the only one of the modes of treatment adopted by the allopaths. So antipathy जो है, it is one of the treatment that is adopted by allopaths that had any manifest relation to a portion of the sufferings, portion of the suffering, वो भी totality नहीं, उसको बहुत सारी तकलीफें हैं तो उसमें से कोई एक सिम्टम के लिए या कोई एक पोर्शन के लिए वो लोग एंटीपैथी यूज करते हैं, बाकी के लिए कोई और तरीका यूज करते हैं। So it is certainly the only one of the modes of treatment adopted by the allopaths that had any manifest relation to a portion of the sufferings caused by the natural disease. But what kind of relation? Of a truth, the very one, the exact contrary of the right one, that out carefully to be avoided if we would not delude and make a mockery of the patient affected with a chronic disease. अगर उनको ये कौन सा तरीका यूज करते हैं, वही रिलेशन एंटीपैथी, लेकिन यहाँ पर भी इस एंटीपैथी को क्रॉनिक डिजीज में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज सिमिलर्स के अलावा क्योर नहीं हो सकता। अगर उनको अपना मजाक नहीं उड़वाना है, अगर उनको इस भ्रम से बाहर निकलना है, तो उनको ये एंटीपैथी से बाहर निकलना पड़ेगा, या उनको इस ऑपोजिट वाले रिलेशन पर काम करना बाहर निकलना पड़ेगा। ऑफ अ ट्रुथ, द वेरी वन दैट आउट केयरफुली टू बी अवॉइडेड, यानी एंटीपैथी शुड बी अवॉइडेड इफ वी वुड नॉट डिल्यूड एंड मेक अ मॉकरी, मॉकरी यानी अपना खुद का मजाक उड़वाना, मेक अ मॉकरी ऑफ द पेशेंट अफेक्टेड विद अ क्रॉनिक डिजीज। अगर हम पेशेंट मजाक नहीं बनाना चाहते तो हमको ये एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्रॉनिक डिजीजेस में अवॉइड करना होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, इसका एक फुटनोट है, फुटनोट नंबर 63। फुटनोट नंबर 63 में कुछ दिन पहले मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे याद नहीं है वो क्वेश्चन किसने पूछा था, आई थिंक भावेश ने पूछा था। क्वेश्चन था कि आइसोपैथी क्यों नहीं कर सकते। तो उसका रीजन आज हमको यहाँ पे मालूम पड़ेगा। उस वक्त मैंने बताया था कि जब हम आगे एफॉर्जेंस में पहुंचेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा। तो एक तो हो गया होम्योपैथी, एक हो गया एलोपैथी, एंटीपैथी। सर दोबारा कनेक्ट करें। हाँ प्लीज, हाँ खत्म हो जाएगा ना नहीं तो।